फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो मेरा दिल पुकारे नावल का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नावल को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। उनको वहाँ आए 1 हफ़्ता हो चुका था। आहान रोज़ इसके उठने से पहले ऑफिस के लिए निकल जाता और रात को बहुत लेट लौटता था कि इश्मिल सो चुकी होती। इश्मिल इस रूटीन से तंग आ चुकी थी। वो सोच कर यहाँ आई थी कि आहान रज़ा मीर से बिल्कुल कोई बात नहीं करेगी, लेकिन ये रवैया तो उसने अपना रखा था जिससे इश्मिल इतनी जल्दी तंग आ चुकी थी। घर के हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद थे, इसलिए वो पूरा दिन फारिग होती, जिससे वो ज़्यादा कोफत का शिकार हो गई। वो पूरे घर का अच्छे से जायज़ा ले चुकी थी, लेकिन सिर्फ बेडरूम के साथ बना रूम जो लॉक था वहाँ नहीं गई थी। 9:30 बजे का टाइम था जब आहान रूम में दाखिल हुआ। इश्मिल ने आज जल्दी आने पर उसे हैरानगी से देखा। आहान काफ़ी थका होने की वजह से उसके पास सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। इश्मिल ने इसकी तरफ गौर से देखा। क्या हुआ? उसे अपनी तरफ देखता पाकर आहान ने सवालिया नज़रों से पूछा, तुमने शराब पी हुई है? इश्मिल ने मशकूक अंदाज में उसकी तरफ देखा। जब आहान ने उसके अंदाज पर अपनी उम्र डालने वाली हंसी को रोका और शरारत के मूड में आते असबात में सर हिलाया, जैसे वाकया ही वो नशे में हो। इश्मिल अपना शक दुरुस्त हो जाने पर घबरा कर उसके पास से उठी थी। जब पास से गुजरते आहान ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इश्मिल इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सीधी आहान की गोद में जा गिरी। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। आहान ने उसके गिर्द बाजुओं का एहसार बांधते उसे मुकम्मल तौर पर कैद किया था। जब इश्मिल उसके एहसार से निकलने की कोशिश करते हुए चलाई। हमेशा मुझसे दूर होने की कोशिश में क्यों रहती हो? इतनी ज़्यादा नफरत करती हो मुझसे? आहान उसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला। देखो तुम होश में नहीं हो, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। इश्मिल को इसके अंदाज में खौफ महसूस हुआ। होश में होते हुए कब पास आने देती हो? आहान ने उसके दाएं गाल पर लब रखी। इसके लम्स पर इश्मिल ने कसमका कर दूर होना चाहा, लेकिन आहान अभी उसे आज़ाद करने के मूड में नहीं था। इश्मिल मुसलसल इससे दूर होने के चक्करों में थी और इसकी बात सुनते, ऐसा तो मत कहो, तुम्हारी ही तो मानी है मैंने, वरना इन दूरियों को कब का मिटा चुका होता। आहान एक झटके से उसे सोफे पर गिराते उसको मुकम्मल तौर पर जब्त किए हुए था और इश्मिल की गर्दन से दुपट्टा निकालते इस पर झुका था। जब वो होश में होता तो वो लड़ झगड़ कर किसी तरह भी से दूर हो जाती, लेकिन आज उसे नशे में होने का समझकर वो इससे बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। आहान को अपने हिसार में कपकपाते देख आहान ने बगूर अपनी हर वक्त लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार शेरनी को देखा, जो इस वक्त बिल्कुल भीगी बिल्ली बनी हुई थी। इसकी हालत देख आहान से अपना कहका रोकना मुश्किल हो गया। आहान के हंसने की आवाज़। इश्मिल ने पट से आंखें खोली, जो उस पर झुका आंखों में भरपूर शरारत लिए मुस्कुराया। यार मुझे नहीं पता था मेरे शराब में होने का सुनकर तुम ऐसे आराम से मेरी बाहों में आ जाओगी। इश्मिल ने उसकी शरारत समझते शदीद गुस्से में आते इसे घूरा और इसके एहसार से निकलना चाहा, लेकिन आहान ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। ऐसे मत देखो, वरना कहीं नशे में ना होते हुए भी बहक जाऊंगा। आहान उसकी कुर्बत के ज़ेरे असर खामार आलूदा लहजे में बोला। तुम बहुत ड्रामेबाज इंसान हो। इश्मिल उसके सीने पर हाथ रखकर अपने ऊपर से हटते गुस्से से बोली, क्योंकि उस शख्स ने अभी कुछ देर पहले उसकी जान निकाल कर रखी हुई थी। मेरी जान, तुम्हारे साथ रहते मुझे रोज़ अपनी एक नई खूबी पता चलती है जो आज कभी किसी ने नहीं बताई थी। आहान उसको आज़ाद करता हुआ पीछे हटा, जिस पर इसका ज़रा दिल नहीं था, लेकिन जब उसने इश्मिल के लिए अपने दिल में मौजूद मोहब्बत वाजिया होती हुई थी, वो इससे मज़ीद ज़बरदस्ती करके अपना हक वसूल नहीं करना चाहता था। इश्मिल इसकी शौक शरारती नज़रों को अपने वजूद पर महसूस करती हुई जल्दी से बाहर निकल गई। आहान ऑफिस जा चुका था। इश्मिल भी नाश्ता करते बाहर गार्डन में आई थी। उसे टेरेस के बाद घर का ये हिस्सा बहुत खूबसूरत लगा, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के पौधे थे। इश्मिल काफ़ी देर वहाँ बैठी रही, जब अचानक इसका ध्यान बेडरूम के मौजूद साथ वाले रूम में गया। कुछ सोते हुए इश्मिल ने मुलाजिम को बुलवाकर इस रूम का लॉक खोलने को बोला। बेगम साहिबा, आहान सर ने हमें सख्ती से मना किया है इस रूम में जाने से। इसकी बात सुनते मुलाजमा आहिस्ता से बोली, आप इस रूम की कीज़ मुझे दे दें, मैं खुद ही निपट लूँगी आपके सर से।
اشمیل کی بات اس نے خاموشی سے سر ہلاتے کیس اسے لا کر دے دی۔ اشمیل نے اس روم کا دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا جب سامنے موجود شیشے کی الماری میں سجی شراب کی بوتلیں اس کا دماغ گما گئی۔ تو اس وجہ سے اس روم کو لاک کر کے رکھا تھا؟ بہت شوق ہے نا دوسرے اپنی مرضی مسلط کرنے کا۔ اب تمہیں احان رضا میر میں بتاتی ہوں۔ اشمیل نے ارد گرد نظریں دوڑاتے جب نظر دروازے کے پاس رکھی باسکٹ پر پڑی، باسکٹ کو اٹھا کر الماری کے پاس رکھتے اشمیل نے شراب کی ساری بوتلیں اس میں ڈال دی اور ملازم کو باہر سے بلا کر اسے باہر پھینکنے کو کہا۔ ملازمہ احان کے غصے کی وجہ سے ایسا کرنے سے انکاری کی تھی، لیکن پھر اشمیل کا حکم بھی نہیں ٹال سکتی تھی کیونکہ اس کی بات بھی احان نے ہی سختی سے ہدایت دی تھی۔ نہ چار تین ملازم میں باسکٹ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اشمیل نے اپنی نگرانی میں وہ تمام بوتلیں ضائع کروائی تھیں اور احان کے غصے کا ری ایکشن سوچ کر مسکرائی تھی کیونکہ جس طرح کل احان نے اسے بے خوف بنایا تھا اس بات کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ ہینا دعا مانگ کر جائے نماز سے اٹھی تھی اور کس ٹائم سے بجنے موبائل کو اٹھایا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اس کا دل نہیں کیا اٹھانے پر، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ملک ذیشان بات کر رہا ہوں اور میری بات سنے بغیر فون رکھنے کی غلطی مت کرنا ورنہ ایسا بہت نقصان ہوگا۔ دوسری طرف کی بات سنتے ہینا اپنی جگہ پر کام کر رہ گئی تھی۔ تم نے مجھے فون کیوں کیا؟ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، ہینا ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیوں بھول گئی اتنی جلدی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا تمہارے اس بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا تمہیں؟ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا اگر اپنی بھائی کی عبرتناک انجام نہیں دیکھنا چاہتی تو جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر بار کی طرح قسمت اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ اچھے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اپنے بھائی کی زندگی چاہتی ہو یا نہیں۔ اور ہاں، اگر تم نے اسے یا کسی اور کو اس فون کا بتانے کی کوشش کی تو تمہارے بھائی جان سے جائے گا۔ فون بند ہو چکا تھا لیکن ہینا اپنی جگہ ساکت سی کھڑی، آنکھوں سے گر گر کر آنسو اس کا چہرہ بھگا رہے تھے۔ اشمیل ٹیرس پر کھڑی تھی جب اسے احان کی گاڑی پورچ میں رکتے دکھائی دی۔ اس نے جان بوجھ کر اس روم کا دروازہ کھلا چھوڑا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اسے احان کی غصے سے چلاتی آواز سنائی دی۔ اشمیل آج اس کے اس طرح غصے بھری آواز سن کر بہت مزہ آیا کیونکہ ویسے تو احان نے اس کی کسی بھی بات پر غصہ نہ کرنے کی تو قسم کھا رکھی تھی۔ اس کے اتنے برے رویے کا بھی احان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اشمیل مسکرا رہی تھی جب احان اسے ڈھونڈتا کمرے میں داخل ہوا۔ ٹیرس پر اس کی موجودگی دیکھ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کا غصہ برا چہرہ دیکھ کر اشمیل نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کی مسکراہٹ احان نوٹ کر چکا تھا۔ اشمیل یہ کیا حرکت ہے؟ احان کھڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کون سی حرکت؟ اشمیل انجان بنتے ہوئے بولی۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے مجھے سیدھی طرح سے جواب دو۔ احان اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ مجھے اپنے گھر میں حرام چیزیں نہیں رکھنی، اس لیے پھینک دی، اور مجھے یہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اشمیل اس کی طرح دیکھتے ہوئے ڈرے بغیر بولی۔ احان کو اس کا اپنا گھر کہنا بہت اچھا لگا۔ غصہ؟ تو تمہیں لگ رہا ہے میں غصے میں ہوں اس وقت؟ ڈیئر وائف، ابھی تک تم نے میرا غصہ ہی نہیں دیکھا اور میری یہی کوشش ہے کہ کبھی تم دیکھو بھی نہ۔ احان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے مسکراتا دیکھ اشمیل کو اپنی پوری محنت پر پانی پھرتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ انسان ہے یہ، اشمیل اسے گھورتے ہوئے دل میں بولی، لیکن جو تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میری اتنی امپورٹنٹ چیزیں ویسٹ کر دی، اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ احان اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ اشمیل نے وہاں سے ہٹنا چاہا جب احان نے ٹیرس کے جنگلے پر اس کی دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے قید کیا تھا۔ شراب پی کر مجھے سکون ملتا ہے، ایک نشہ سا طاری ہو جاتا ہے مجھ پر جو مجھے ہر غم سے آزاد کرتا ہے، میری تھکن سی دور ہو جاتی ہے، اور تم نے اسے ضائع کر دیا۔ میری معصوم سی ڈاکٹر، کیوں مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ نازک سی تو جان ہو تم، میرے ذرا سے لمس پر یہ حال ہے۔ اگر کسی دن سچ میں تمہاری بنائی گئی اس نازک سی دیوار کو توڑ کر تمہارے قریب ہو گیا تو کیا ہوگا تمہارا؟ اور جو آج غلطی کی ہے اس کی یہ خوبصورت سی سزا تو ضرور ایسے ہی ملے گی۔ تھینکس میرا اتنا خوبصورت نقصان کرنے کے لیے۔ احان اس کی کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا، جبکہ اس کی بات سنتے اشمیل فوراً اس کے حصار سے نکلی اور غصے بھری نظروں سے اسے گھورا تھا۔ احان محبت سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا،
टेरेस का मंजर कुछ ही देर में बदल गया। जहां थोड़ी देर पहले इस्माइल मुस्कुराते और आहान गुस्से में खड़ा था, वहीं अब आहान मुस्कुराती और इस्माइल गुस्से में खड़ी थी। इस्माइल ने आहान से इजाज़त देकर दोबारा से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। घर में बैठकर वो बुरी तरह से तंग आ चुकी थी, जिस वजह से आहान ने भी इसकी बोरियत के ख्याल में उसे आराम से इजाज़त दे दी। लेकिन आहान के ऑर्डर के मुताबिक वो ड्राइवर के साथ ही आती थी और सिद्रा भी इसके साथ वापस हॉस्पिटल में आ जाने की भी बहुत खुश थी। उसे आहान के हवाले से खूब भी चढ़ाती थी कि इस्माइल ने उसे अपने तल्लुक की हकीकत नहीं बताई थी। सिर्फ इतना कहा था कि आहान का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा है। इस्माइल इस वक्त एक बच्चे के पास खड़ी उसकी तबीयत का पूछ रही थी जब नर्स उसके पास आती थी। डॉक्टर साहिबा, वो गार्ड ने बताया है कि बाहर कोई साहब खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं अभी। नर्स की बात पर इस्माइल को लगा कि आहान आया होगा शायद, इसलिए मरीज को कुछ हदायत देती बाहर की तरफ बढ़ी। गार्ड के इशारे पर वो आगे बढ़ी, लेकिन आहान की जगह किसी अनजान शख्स को गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा देख वो हैरान हुई, क्योंकि इस शख्स को पहले इसने कभी नहीं देखा था। गाड़ी के पास खड़ा मलिक हसीब इस्माइल को वहीं रुकता देख मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और इसके पास पहुंचते ही सलाम किया। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस्माइल सवाल का जवाब देती उसकी अजनबी की तरफ देखते हुए बोली, आप कैसे पहचान सकती हैं मुझे? हम आज पहली बार मिले हैं। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर इस्माइल, क्या हम वहाँ बैठकर बात कर सकते हैं? मलिक हसीब बहुत ही मज़वादाना अंदाज में सामने हॉस्पिटल के गार्डन में पड़ी चेयर्स की तरफ इशारा करते हुए बोला। इसकी बात पर इस्माइल ने कुछ देर की खामोशी के बाद असबाब में सर हिलाया और उस तरफ चलने का कहते हुए आगे बढ़ी। जी फरमाइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? इस्माइल बैठते हुए बोली। मलिक हसीब इस्माइल की खूबसूरती से काफ़ी मुतासिर हुआ था। आहान रज़ा मीर, काफ़ी खूबसूरत बीवी ढूंढी है तुमने, जिसे एक नज़र देखकर मेरी नीयत ख़राब हो गई। मलिक हसीब इस्माइल की तरफ देखते दिल ही दिल में मकारी में बोला था। हॉस्पिटल में पहुंचकर इसने गार्डन को इस्माइल को बुलाने का कहा था। जब गार्ड ने उसे सामने की तरफ इशारा करते इस्माइल का बताया, आहान गार्ड के बताए के मुताबिक उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसका खून खोल उठा। गुस्से से मुट्ठियों को बीचते वो आगे बढ़ा था। आपको जो भी बात करनी है जल्दी करें, मेरे पास टाइम नहीं। इस्माइल को उसका उस तरह खुद को घूरना बहुत बुरा लगा, इसलिए वो इसे बार ज़रा तेज़ लहजे में बोली। डॉक्टर इस्माइल मीर, मेरा नाम मलिक हसीब है। आहान रज़ा मीर का बहुत गहरा दुश्मन हूँ, और जैसा कि दुश्मनों के हवाले से हर तरह से बाखबर रहना चाहिए, आहान रज़ा मीर के बारे में हर बात जानता हूँ। आपके साथ उसने किस तरह ज़बरदस्ती से शादी की मैं अच्छे से जानता हूँ। आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं और इससे अलग होना चाहती हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे बेबस होकर ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता हूँ। आहान रज़ा मीर से आपको तलाक दिलवा सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी वो बहुत जल्द अपने इंजाम को पहुँचने वाला है। आहान जो इन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मलिक हसीब की बात कान में पड़ते वो एक पल के लिए वहीं रुका। मकसद सिर्फ इस्माइल का जवाब सुनना था। इस्माइल को खामोशी से अपनी बात सुनते देख हसीब ने कोट की जेब से तलाक के पेपर निकालकर इस्माइल की तरफ बढ़ाई, जिसे इस्माइल ने इसकी तरफ देखते खामोशी से पकड़ा। मलिक हसीब, बहुत अच्छी प्लानिंग की, बहुत रिसर्च की होगी तुमने हम दोनों पर, लेकिन अफसोस कि तुम मिसिस आहान रज़ा मीर के सामने बैठे हो। मैं अपने शोहर से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी गलत फहमी दूर कर दूँ, ताकि अगली बार ऐसी कोई घटिया हरकत करने का ना तुम सोच सको। मैं आहान से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। किसी ने तुम्हें हमारे बारे में यह गलत इन्फॉर्मेशन देकर बेवकूफ़ बनाया है। शुक्र मनाओ कि आहान के मुतल्लिक तुम्हारी इतनी बकवास आराम से सुन ली मैंने, वरना अभी गार्ड्स को बुलवाकर तुम्हारी अकल ठिकाने लगवा देती। पकड़ो इन्हें और निकलो यहाँ से। इस्माइल उसकी आखिरी बात पर गुस्से में आते हुए बोली। उसे इस शख्स की नज़रें बहुत ही बुरी लगी और अपने और आहान के रिलेशन के बारे में इसकी बकवास सुनकर इस्माइल ने अपनी जगह से खड़े होते हुए पकड़े पेपर्स को टुकड़ों में तकसीम करके इसके मुंह पर मारे। उस दिन मेहंदी की रात मलिक हसीब की आमद पर उसे हाजरा बेगम और बाकी औरतों की बातें सुनकर इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो कितना घटिया इंसान है। आहान के साथ उसका रवैया जैसा भी था, लेकिन आहान के दुश्मन से इस तरह अपनी पर्सनल लाइफ का सुनकर बहुत बुरा लगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मलिक हसीब तेईश में अपनी जगह से उठा जब आहान उसके इस्माइल पर चलाने से मज़ीद खुद को वहाँ ना रोक पाया और गुस्से से आगे बढ़ा। अंजाम तो अब तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, बुज़दिल इंसान। हिम्मत है तो मर्द बनकर सामने से लड़ो। आहान ने एक ज़ोरदार मुक्का मलिक हसीब के मुंह पर दे मारा,
जब इस अचानक होने वाले हमले पर ना संभलते हुए वो पीछे जाकर गिरा। आहान, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़े इसे। इश्मिल आहान को इतने गुस्से में देख घबराते हुए आगे बढ़ी, लेकिन आहान ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोका। आहान का इश्मिल पर ध्यान होने की वजह से मलिक हसीब ने जल्दी से उठते उसके मुंह पर एक पंच मारा, जिस पर आहान मजीद गुस्से में आते मलिक हसीब पर झटका और ब्लैक बेल्ट होने की वजह से कुछ ही देर मलिक हसीब का हशर बशर कर दिया। आहान को इतना गुस्से में भड़का देखकर इश्मिल को इससे खौफ आने लगा और वो अपनी जगह से हिल ही ना पाई। जब किसी की इत्तला पर हॉस्पिटल के गार्ड्स जल्दी से वहां भागे आए और बहुत मुश्किलों से आहान को उससे दूर किया। जब आहान एक तरफ सहम कर खड़ी इश्मिल का हाथ पकड़े गाड़ी में आ बैठा और तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए घर पहुंचा। वो गाड़ी से निकलकर बिना इश्मिल से कोई बात किए सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। इश्मिल ने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे मुलाजिम को जूस लाने का कहा और साथ ही आहान की तरफ भी भिजवाने को कहा ताकि उसका दिमाग कुछ ठंडा हो। बेगम साहिबा सर बहुत गुस्से में ऊपर गए हैं और इसका सख्ती से ऑर्डर है कि जब वो गुस्से में हों तो उनके पास ना आएं। मुलाजमा की बात पर इश्मिल ने उसे जूस वहीं रखने का कहकर जाने का इशारा किया और गहरा सांस खारिज करते हुए वो खुद को नॉर्मल करती हुई। इसने बहुत लोगों को गुस्से में देखा था, लेकिन इतना शदीद गुस्सा कभी करते हुए नहीं देखा। अब समझ में आया कि आहान के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसके गुस्से से इतने खाइफ क्यों हैं। आहान जितने गुस्से में था, इश्मिल ने एक बार तो सोचा था कि वहीं बैठी रहे, लेकिन पता नहीं क्यों दिल आज उस शख्स को कुछ ज़्यादा ही साइड ले रहा था, क्योंकि इश्मिल ने आहान के हाथ पर भी खून देखा था। ज़रूर इस मारपीट में भी उसे चोट लगी थी, जिसका सोचते इश्मिल उसके गुस्से में होने के बावजूद दिल के मजबूरन करने पर ऊपर की तरफ बढ़ी। इश्मिल होले से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। आहान हाथ में सिगरेट लिए चेयर पर आंखें मूंदे बैठा था। इश्मिल ने इसके पास रखे टेबल पर जूस का गिलास रखते एक नज़र एश ट्रे में पड़े सिगरेट की तरफ देखा। आहान इश्मिल की मौजूदगी नोट करने के बावजूद वहीं बैठा रहा। इश्मिल की नज़र आहान के ओर से निकले खून और हाथ पर पड़ी जो मलिक हसीब को पिटने की वजह से ज़ख्मी हुआ था। वो अलमारी से मेडिकल किट निकालते हुए इसकी तरफ बढ़ी थी और आहान का हाथ पकड़े सिगरेट छीनने के अंदाज में लेकर एश ट्रे में फेंक दी, जिस पर आहान ने आंखें खोलते सख्त नज़रों से इसे घूरा, लेकिन इश्मिल इसकी नज़रों की परवाह किए बगैर उसके हाथ पर लगे खून को रुई से साफ करने लगी। इश्मिल, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आहान ने उसकी गिरफ्त से बाजू निकालते एक और सिगरेट सुगलाया। मलिक हसीब को इतने मारने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला था, क्योंकि जिस तरह उसने इश्मिल पर नज़र डाली, आहान का दिल कर रहा था कि उस शख्स को वहीं ख़त्म कर दे। आहान रज़ा मीर, मेरे सामने ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से बैठे रहो और मुझे अपना काम करने दो। इश्मिल उसका गुस्सा कम पड़ते देख इसे घूरते हुए बोली, तुम उसकी बात सुनने क्यों गई थी? आहान सर्द अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन इश्मिल उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपने काम में मसरूफ़ थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आहान ने पास खड़ी इश्मिल को बाजुओं से पकड़कर अपने ऊपर गिराया। जवाब में इश्मिल ने भी उसकी हरकत पर गुस्से से उसे घूरा, लेकिन बोली भी फिर कुछ नहीं। हाथ बढ़ाकर बॉक्स में से रुई निकालकर इस पर डिटोल डालते हुए आहान के होंठ के पास मौजूद जख्म पर लगाकर खून साफ करने लगी। इश्मिल, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ और तुम इस तरह खामोश रहकर मुझे मज़ीद गुस्सा दिला रही हो। आहान अपने ऊपर मज़े से बैठी झुककर खून साफ करती इश्मिल को घूर कर बोला, अच्छा, मतलब अभी आहान रज़ा मीर को गुस्सा आना बाकी है। वेरी गुड। मैं एक डॉक्टर हूँ और हज़ारों लोगों से उनकी बीमारी के सिलसिले में मिलना होता है, बात करनी होती है। मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन है और किस मकसद के लिए मिलना चाहता है। अब उस गरीब को इतनी बुरी हालत तो कर दी है, मेरे ख्याल में अब तो गुस्सा कम हो जाना चाहिए। इश्मिल ज़ख्म साफ कर चुकी थी जब उसकी बात का जवाब देते पीछे हटी, लेकिन आहान ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। इश्मिल की बात पर आहान को उस मलिक हसीब को दिया इश्मिल का जवाब याद आया। गुस्सा तो इसका इश्मिल के पास आने और इतने केयरिंग अंदाज से वैसे ही दूर हो चुका था, लेकिन अपने तने हुए असाब को पुरसकून करने के लिए उसे इश्मिल का करीब रहना ही अच्छा लगा। तुमने उसको क्या कहा था उसकी घटिया बातों का जवाब में? आहान की बात पर इश्मिल ने उसकी तरफ देखा। इश्मिल खुद भी अभी नहीं समझ पा रही थी कि मलिक हसीब के मुंह से आहान के बारे में गलत अल्फाज सुनकर इसे गुस्सा क्यों आया। जो कुछ उसने कहा था वो भी तो कुछ टाइम पहले ही चाहती थी ना, तो फिर इतना बुरा क्यों लगा? इश्मिल तो खुद भी अपनी कैफियत से कंफ्यूज थी।
जब उसका सवाल सुना तो मेरा जवाब भी तो सुना ही होगा ना, और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ उसकी बकवास बंद करने के लिए था। इस्माइल ने इसकी गशफहमी दूर करते उठना चाहा, लेकिन आहान अपने गिर्द बाजुओं की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। थोड़ी देर के लिए सुकून चाहिए मुझे, उसकी मज़ाहमत पर आहान ने उसे दूर होने से रोका और ख़ुद में बीचा। पहले कभी उसका गुस्सा इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता था और वो पूरी पूरी रात सिगरेट और शराब के साथ गुजार देता, मगर सुकून फिर नहीं मिलता। लेकिन आज पहली दफ़ा हैरत अंगेज़ तौर पर इतने शदीद गुस्से के बावजूद वो इस्माइल के करीब आने पर इतनी जल्दी पुरसुकून था। इस लड़की की थोड़ी सी केयर इतनी अच्छी थी तो मोहब्बत कैसी होगी। इस्माइल उसकी बात सुनने चाहने के बावजूद भी दोबारा मज़ाहमत नहीं कर पाई। बेगम साहिबा, नीचे कोई लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। मुलाजमा कमरे का दरवाज़ा नॉक करके उसके पास आई। ओके, तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। मुलाजमा सर हिलाती वहाँ से निकल गई। मुझसे कौन मिलने आ सकता है यहाँ? इस्माइल हैरानगी से सोचते हुए नीचे बढ़ी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते इसकी नज़र सोफ़े पर बैठी लड़की पर पड़ी, जो कोई और नहीं बल्कि मशहूर मॉडल सोफिया थी, जो बेहद स्टाइलिश स्लीवलेस शॉर्ट शर्ट में टाइट पैंट और बिना दुपट्टे के अपने बेहद हुस्न के साथ मगरूराना अंदाज में बुर्जमान थी। इस्माइल उसे वहाँ देखकर हैरत अंगेज़ सी आगे बढ़ी और इसे सलाम देते अपनी तरफ मुतवज्जा किया। इस्माइल पर नज़र पड़ते उसके सलाम का जवाब देते उसने अपनी जगह पर ही बैठते सर से पाँव तक इस्माइल को देखा था। तो तुम हो आहान रज़ा मीर की बीवी? मुझे तो ऐसा कुछ ख़ास तारीफ़ के काबिल नहीं नज़र आया जो आहान रज़ा मीर जैसे शख्स को अपना दीवाना बना ले। सोफिया उसके मुकाबल आती हसद भरी नज़रों से देखा। एक्सक्यूज़ मी मिस, ये क्या तरीका है किसी के घर में जाकर बिहेव करने का? इस्माइल उसके अंदाज़ को समझने की कोशिश करते हुए तहम्मुल से बोली। ये तुम्हारा नहीं, आहान का घर है। तुमसे पहले इस घर में रह चुकी हूँ और आहान के इतने करीब कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुमसे पहले आहान पर मेरा हक है। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ इतना समझाने आई हूँ कि आहान में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमारे दरमियान किसी बात पर लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से आहान ने मुझसे नाराज़ होकर मुझे सज़ा देने के लिए तुमसे नकाह किया। उस दिन आहान का एक्सीडेंट हमारी लड़ाई के बाद ही हुआ था, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ और बहुत जल्द आहान और मेरे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोफिया उसे आहान से बदजन करने के लिए अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने लगी, क्योंकि इस्माइल का चेहरा देखकर अपने मंसूबे कामयाब होते हुए इसे दिखाई दिए। अभी तो उसने आहान के बारे में सोचना शुरू किया था, दिल उसकी पिछली गलतियों को माफ़ करने पर आमादा हुआ था। आहान के भी तो हर अमल से उसके लिए मोहब्बत ही झलकती थी। इस्माइल इसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक लड़की अपने बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।